जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 6 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 7वां। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी के साथ दोस्तों देखिएगा। इसके पहले जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस देखने के लिए दोस्तों आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाना होगा। प्लेलिस्ट का नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ्स का इसके अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, आसानी से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो भी आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न लिया है आज। आपसे कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है 99 स्क्वायर या ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, सर्व समीका का प्रयोग करके सर्व समीका का प्रयोग करके 99 स्क्वायर का मान होगा, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो बहुत आसान सा प्रश्न, 99 का स्क्वायर करना है, 99 इंटू 99 कर दे, परंतु ऐसे यदि आप करेंगे तो पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर तो सही आएगा पर प्रश्न गलत है, क्योंकि प्रश्न में स्पेशल कंडीशन लगा के दिया है कि कह रहा सर्व समीका का प्रयोग करके 99 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। आइडेंटिटी का यूज करने के बाद फिर हमें 99 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी यहाँ लगेगी? देखिएगा आपसे कह 99 का स्क्वायर, तो आप पाएंगे क्या? 99 को देखिए आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं भाई। जब 100 में से 1 घटाएंगे तब जाके आपको 99 का स्क्वायर मिलेगा। जब 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 99 का स्क्वायर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा तो यहां पर क्या 100 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया है। यहां पर देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी, कौन सी सर्व समीका लग रही है? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब a के स्थान पर आप क्या पाएंगे? 100, और b के स्थान पर क्या पाएंगे आप? 1। तो 100 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया कि नहीं? तो a के स्थान पर क्या है? 100 और b के स्थान पर 1। तो जहां जहां पर इसमें आपको a नजर आएगा उसके स्थान पर आप 100 यूज करेंगे, और जहां जहां पर आपको b नजर आएगा उसके स्थान पर क्या यूज करेंगे? 1। सिंपल सा है, सॉल्व कर लो। तो 100 कितना? a स्क्वायर कितना? 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस का बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस का 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है? 100 और बी के स्थान पर कितना? 1 है। तो 100 का स्क्वायर कितना? 10,000 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 100 करेंगे 200 हो जाएगा, 200 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 200 ही रहेगा। तो अब ऐड कर लें तो 10,000 कितना हो जाएगा? 10,200 और घटाना ना इसमें 10,001 माइनस का 200 हो गया। घटाने पर आपको क्या मिलेगा? घटा ले फटाफट। तो 1 0 यहाँ कितना? यहाँ से भाई कितना? 2 है तो 8 बचेगा, यहाँ 9, 9,801 आएगा। ये हमारा कितना? 99 का स्क्वायर हो गया। सिंपल सा है कि नहीं है? ये कितना हो गया? 99 का स्क्वायर हो गया। कर लेंगे कि नहीं? अगला ऐसे ही सेकंड प्रश्न कह रहा है, आपसे कह रहा 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल तरीका है, आपके दिमाग में यदि ये आता है कि सीधे हम 97 इंटू 97 कर देंगे तो बिल्कुल गलत है। आंसर तो सही आएगा पर ये जो प्रोसेस होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। जब आइडेंटिटी का यूज कह रहा है तब जाके आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है, और थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना सरल प्रश्न देगा का है कि नहीं? इसको करिए। एक देखिए और यहां से एक बेहतरीन प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है 48 गुणे 52। आपसे एक प्रश्न कह रहा है 48 गुणे 52 का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए वैसे सिंपल है, 48 की मल्टीप्लाई क्या कर ले 52 से, 58 की मल्टीप्लाई 52 से सीधे कर ले, सीधे आंसर आ जाएगा, परंतु ऐसे नहीं करना है। देखिएगा आपके पास 48 गुणे 52 है, तो आप करेंगे क्या, 48 को लिख लेंगे 50 माइनस 2, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 50 में से यह 2 जाएगा तो 48 हो जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना 52 है तो 52 को लिख सकते हैं 50 प्लस 2, 50 माइनस 2 हो गया, 50 प्लस 2 हो गया। जाके बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। अब देखिएगा यहां पर फिर से एक आइडेंटिटी लग रही है, सिर्फ कौन सी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। इससे खूब परिचित हो आप पहले से, इस आइडेंटिटी से आप पहले से ही परिचित हैं, इस सरसमीकरण को आप पहले से जानते कि नहीं जानते, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जहां पर ए है वहां पर इस बार क्या है 50, और जहां पर बी है वहां पर इस बार क्या है 2। तो देखिएगा लिखा किस फॉर्म में, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, और यदि ये लिखा है तो इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा ए के स्थान पर कितना हो गया 50, और बी के स्थान पर आपका कितना होगा 2। तो यहां देखिए ए के स्थान पर 50 और प्लस लगा तो प्लस भी लगाया, और बी के स्थान पर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा है। तो ए के स्थान पर 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और माइनस का 4 चक्कू 16 हो जाएगा, हटा लीजिए। तो 4 बचा, जाके यहां से क्या लेंगे कितना 9 में से 1 जाएगा कितना 8 और कितना 2 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कर लो फटाफट। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखिएगा। देखिए एक ऐसा ही प्रश्न आपसे पॉइंटों में भी पूछता है, देखिएगा ऐसे, जैसे लिखा हो यहां पर, कह रहा सहसंख्या का प्रयोग करके 9.8 इंटू 10.2 9.8 इंटू 10.2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा तो इसको कैसे करेंगे, क्या है 9.8 है इंटू 10.2 है, फिर से आप क्या देखिए 9.8 को आप लिख सकते क्या 10 में से कितना घटा दें कि 9.8 मिल जाए, तो 10 में से 0.2 घटा दें, आप घटा के चेक कर लेना। 10 में से 0.2 जाए 2 जाएगा तो 9.8 मिलेगा, बीच में इंटू लगाना चाहो लगा लो, और क्या 10.2 इसको लिख सकते हैं 10 प्लस का 0.2 हो गया। फिर से देखिए वही आइडेंटिटी बनेगी कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी, ए के स्थान पर कितना 10 है और b के स्थान पर कितना 0.2 है, a के स्थान पर 10 है, b के स्थान पर 0.2 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और माइनस का 0.2 का स्क्वायर, देन 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 0.2 का स्क्वायर 0.4 हो गया, घटा लो तो कितना जाएगा बताइए 99 कितना 6, ये तो आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लो। नोट करो फटाफट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला देखिएगा आपसे कितना कह रहा है 99.6 हो गया जाके। अगला सेम ऐसे ही 5th नंबर आपसे कह रहा है 9.5 इंटू 10.5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आसान सा प्रश्न ये भी है, करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिएगा त्रिभुज से संबंधित है, छठा प्रश्न।
6 नंबर आपसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण, एक समद्विबाहु के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। आगे भैया आपसे कहता है इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न ये भी है, देखिएगा भैया आपसे कह रहा है क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। क्या सम माने समान हो गया, द्वि माने दो हो गया, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो बात आप पहले से जानते हैं। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण जो है प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र देखिएगा, यदि एक चित्र बना दें तो ये त्रिभुज ए हो गया, ए बी सी हो गया। तो ये मान लेते हैं समद्विबाहु, तो ये भुजा इसके बराबर है, भुजा ए बी जो है भुजा ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इनके जो ये वाले कोण हैं, जो एंगल बी और एंगल से ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है। तो शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का, और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। यदि हम कोण बी को x मानते हैं तो कोण सी भी हमारा x हो जाएगा। और शीर्ष कोण क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला, यह वाला कोण जो हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष कोण कहलाएगा। तो शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दोगुना है, यानी कि यदि ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यदि ये x है तो ये कितना 2x हो जाएगा। तो सिंपल सा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्या है, आपने मान लीजिए माना क्या, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर x, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, कोण प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार क्या कोण बी ए सी बराबर 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी ए सी ये 2x हो जाएगा। तो ये हमारा x है, ये 2x हो जाएगा। और आपने पहले से ही त्रिभुज से संबंधित उसकी एक विशेषता पढ़ रखी है, क्या, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है, पहले से आपको पता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जोड़ लेंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो लिखना त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री हो गया। क्या, कोण BAC और कोण ABC और कौन सा ACB, सबकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो कोण BAC आपका 2x है, प्लस ABC कितना आपने x माना है, और प्लस ACB कितना, वो भी x है, बराबर 180 डिग्री हो गया। देन 2x प्लस x कितना 3x हो जाएगा, और 3x में x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री अपान 4, काट लो, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 20 4 पंचे 20, x बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 45। तो आपसे कहा था तो इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अतः इतना करने के बाद आप इधर से करिएगा, अतः एंगल कौन सा, ABC और एंगल ACB दोनों x ही तो है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री। भाई कोण ABC आपका 45 डिग्री है और कोण
ए बी सी भी 45 डिग्री है भाई, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 45 हो जाएगा। तो यहां से अगला देखिएगा कोण बी ए सी बराबर कितना 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 45, तो यहां पर 45 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 90, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। तो 45 45 90 और 90 90 कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये 45 है, ये 45, तो 45 45 हमारा 90 हो गया और 90 कितना 90 180 डिग्री हो। टोटल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा 6 के बाद 7वां नंबर, 7वां नंबर कह रहा है आपसे प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 7 के बाद ये देखिएगा 8 नंबर कहता है आपसे कि देखिएगा रमेश की आयु अपने पुत्र कहाँ है यार, हद है। ठीक है, आगे कहता है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए आयु से संबंधित मैं पहले भी प्रश्न करा चुका हूं, कितनी है आपसे कह रहा, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो आयु से संबंधित पहले भी प्रश्न आप कर चुके हैं और ये दोबारा देखिएगा, बढ़िया सा प्रश्न है। आपसे कह रहा है क्या, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कह रहा रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। सिंपल सी, पुत्र बड़ा होगा कि पिता, सिंपल सी बात है, पुत्र बड़ा होगा तो पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। माना राहुल की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। तो बताइए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, यानी कि यदि पिता x वर्ष का है तो रमेश कितना क्या हो जाएगा? 4x वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो बात चल रही 5 साल पहले। जैसे मैं कहूँ आज आपकी उम्र 25 साल है, तो बताइए आप 5 साल पहले कितने के होंगे? तो कहोगे सर कितना 20 साल के। कैसे पता चला? आपने जब 25 में से 5 को घटाया तब जाके आपको पता चला जाके कि हम कितने साल के होंगे? 20 साल के होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ से निकाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। यहाँ पर इस शब्द पर सबसे ज्यादा गौर करिएगा, पूर्व लिखा है कि क्या बाद लिखा है? पश्चात लिखा है, 5 साल बाद ऐसे लिखा होगा। तो 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व लगा लीजिए यहां पर, 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितना हो जाएगा? 4x - 5 वर्ष हो गया।
प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, तो रमेश की आयु कितनी भैया हमारी 4x - 5। रमेश की जो आयु है राहुल की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु है राहुल की आयु से 9 गुनी थी। जाहिर सी बात है 5 वर्ष बाद भी या 5 वर्ष पहले भी तो कितना बड़ा होगा, पर इस बीच में लगाना है बराबर। कह रहा 5 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी, तो रमेश की आयु 9 गुनी है, क्योंकि बीच में बराबर लगना है इसलिए पुत्र की आयु में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू ले लो, आंसर आ गया 4x - 5 बराबर कितना 9x और 9 बचे 45। तो क्या करेंगे 9x को अपनी जगह पे रखेंगे, 45 को उठा के इधर लाएंगे तो 45 हो जाएगा। मैं माइनस का था बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 5 हो गया बराबर 9x ऐसे रहा, प्लस का 4x उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो 45 में से 5 जाएगा 50 बराबर 9x में से 4x जाएगा तो 5x हो जाएगा। देन x बराबर 50/5 काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 5 दहम 50, x बराबर 10 वर्ष हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 10 वर्ष आई जाके। अब आपसे रमेश की वर्तमान आयु पूछा है, तो आपने रमेश की आयु, अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ हमने रमेश की आयु लिखा है और राहुल की आयु लिखा है, तो चाहे हम रमेश की आयु लिखें चाहे राहुल की आयु लिखें, या इस आयु के पहले यदि हम वर्तमान शब्द का भी यूज करते हैं तब भी कोई दिक्कत बात नहीं। मतलब जैसे लिखा हो राहुल की वर्तमान आयु या राहुल की आयु, दोनों का सेंस एक ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ वर्तमान कहा है तो आप यहाँ चाहो लगाना चाहो या लगा सकते हैं वर्तमान, और नहीं भी लगाएंगे दोनों का सेंस एक ही है वर्तमान। तो क्या लिखोगे अतः, फाइनल आंसर आ रहा है अतः रमेश की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, वर्तमान समय में रमेश कितना है 4x वर्ष का है, 4x और x की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो कितना 4 × x के सामने कितना हो जाएगा 10, तो 10 चौक 40 वर्ष का होगा। वर्तमान समय में रमेश 40 वर्ष का होगा। और यदि इसी प्रश्न में आपसे पूछा 5 साल पहले रमेश कितने वर्ष का होगा, तो 5 साल पहले रमेश की आयु कितनी थी 4x - 5, यानी कि ये 5 लिखा भैया 4x - 5, तो 4 × x के सामने कितना 5, तो 4 पंचे 20 नहीं x के सामने 10 आया था, तो 40 में से 5 35, यदि 5 साल पहले कहता तो 35 हो जाता। सिंपल सा प्रश्न है, बस एक बात ध्यान से समझना है, और समझ गए तो आसानी से कर भी ले जाएंगे। चलिए रब करें, 8 के बाद 9 देखिएगा। नौ नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिएगा आपसे जानना चाहता रेखीय समीकरण, तो पहला है क्या x + 8 बराबर 27, दूसरा 3x - का 5 बराबर 2x + का 8, तीसरा है 2x² प्लस का 3x - का 5 बराबर 0, और तीसरा x/5 बराबर 6। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है, नहीं कर लीजिए, इसमें नहीं है, नहीं है। देखिए आपको बताना है कि इसमें से रेखीय समीकरण होता क्या है। तो देखिए ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है, क्या ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है वह हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। देखिए x + 8 बराबर 27 लिखा है, सॉल्व करो चाहे ना सॉल्व करो, देखिएगा x की अधिकतम पावर, मतलब यदि सॉल्व करने लायक है तो सॉल्व करेंगे, अभी बताएंगे, और नहीं करने लायक तो सीधे आंसर लिखेंगे। देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी 1, यानी कि ये हमारा रेखीय समीकरण
और आपसे क्या नहीं पूछा है, देखिए नहीं पर विशेष का गौर करिएगा। उसके बाद देखिए क्या, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2x को उठा के इधर लाएंगे तो 3x में से 2x जाएगा तो खाली x, तब भी x की मैक्सिमम पावर एक ही आ रही, ये भी एक ही समीकरण होगा। इसको देखिए x/5 बराबर 6 है तो x बराबर कितना 30 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी 1 ही आ रही, पर तो यहाँ देखिए x की पावर कितनी 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या एक ही समीकरण है, द्विघात समीकरण, यानी कि जो सही है वो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। अगला देखिएगा 9 के बाद 10 नंबर, 10 नंबर आपसे कहता है सेम प्रश्न है, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है 5x प्लस का 7 बराबर 2x माइनस का 3। अगला समीकरण है x प्लस 5/7। अगला समीकरण है x प्लस 1/x प्लस नहीं बराबर 2। और अगला समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर 1। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको रेखीय समीकरण नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें से आपके हिसाब से सही होगा। अभी मैंने बताया आपको ढूंढना क्या है, x की मैक्सिमम पावर 1 ढूंढनी किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए करिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।